सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सीसेट का सच क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कैंडिडेट, प्रीलिम्स को निकालने की, क्वालिफाई करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आपको ये देखना है कि मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं पढ़ने के लिए। हम जो क्वांट जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो कैसे हैं। पीवाईक्यू को भी केवल सॉल्व करता है, एनालाइज नहीं करता। केवल सीसेट में प्रैक्टिस ही नहीं, एनालिसिस सिलेक्शन दिलाता है। आप इसको जीएस पेपर 1 या 2 लेके प्रिपरेशन ना करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन की, स्पेशली प्रीलिम्स को लेके हम बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कैंडिडेट, क्या क्या उनके सॉल्यूशन है, उन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो कि आपका मई में है, और अभी से अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 5 महीने आपके पास में है, तो आने वाले 5 महीने में क्या रणनीति होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना केवल 2026 के लिए, 2027, 28, 29 में भी अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहा है तो उसकी प्रीलिम्स को निकालने की, क्वालिफाई करने की रणनीति क्या होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपने जो भी उसका अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो आसानी से अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सके। और ये वीडियो मैं बता दूं केवल उनके लिए ही नहीं है जो आपका फर्स्ट अटेम्प्टर है, उनके लिए भी है जो बच्चे रिपीटर हैं, मतलब 1-2 बार से प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की, जिसमें कि आपके 2 पेपर होते हैं, जिसको हम एक बोलते हैं जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है आपका जीएस पेपर 2। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जीएस पेपर 1 जो होता है, जिसमें कि जनरल स्टडीज के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो पुटअप किए जाते हैं, जिसमें कि आपके 7 सब्जेक्ट हैं टोटल बेसिक अगर मैं बात करूं, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक और इसके अलावा करंट अफेयर्स। ये 7 सब्जेक्ट आपके जीएस से रिलेटेड है। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस हो गया सर, अब जो जीएस पेपर 2 यानी जिसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सीसेट बोलते हैं, कि सर वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। यही गलती आपको बार बार प्रीलिम्स में फेल कराती है। आपको इनको 2 पेपर मान के नहीं चलना। अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आपको यह देखना है कि मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं पढ़ने के लिए। अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 1 में आपके 7 सब्जेक्ट हो गए, जीएस पेपर 2 के भी अगर मैं 3 सब्जेक्ट को ऐड कर लूं, जिसमें कि क्वांट यानी मैथ्स, उसके अलावा रीजनिंग सेक्शन की मैं बात करूं, और थर्ड वन इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो टोटल आप अगर 10 सब्जेक्ट को मान के चलेंगे कि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए टोटल 10 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, और ये माइंडसेट, ये एप्टीट्यूड आप इनिशियल लेवल पर क्रिएट कर लेंगे, अपने माइंड को वो कमांड दे देंगे कि मेरे पास पढ़ने के लिए 7 सब्जेक्ट नहीं है, कितने सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट हैं। तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जीएस को कब स्टार्ट करना है, सीसेट को कब शुरुआत करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हम सीसेट कब से स्टार्ट करें। क्या जिस साल हमारा अटेम्प्टिंग ईयर है, जैसे इस वर्ष जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट करेंगे सीसेट की प्रिपरेशन को, कई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो भी प्लान कर रहे होंगे कि सर, तो आप के मन में ये सवाल होगा कि सर राइट टाइम क्या है। तो भाई राइट टाइम आपका, अगर मैं प्रीलिम्स के लिए बात करूं तो जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप जीएस की तैयारी पहले करें और सीसेट को बाद में। आप जीएस प्लस सीसेट, जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको 10 सब्जेक्ट मान के प्रिपरेशन करें। अगर आपका ये एप्टीट्यूड है, इस तरह का आप तैयारी लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देंगे। अब अगर मैं इसमें भी सबसे पहले बात करूं कि जैसे हिस्ट्री है,
तो हिस्ट्री के 3 या बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मिडाइवल, मॉडर्न और आपकी आर्ट एंड कल्चर हो गई। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने कहा कि अगर आप सिलेबस को, सपोज दैट मैंने टारगेट बनाया या बहुत सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम चलते हैं, हमारा भी जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चलता है, अगर उसमें मैं पॉलिटी की बात करूं तो उसको फिनिश करने के लिए या आप पूरी लक्ष्मीकांत को कवर अप करने के लिए अप्रोक्सीमेट 22 दिन का समय आपको मिलता है। तो अगर मैं ऑन एवरेज, बड़ा सब्जेक्ट है, 22 से 25 दिन भी मान के चलूं, तो ऑन एवरेज आपको उसी हिसाब से जो ये सब्जेक्ट है आपका जीएस पेपर 2 में जो 3 सब्जेक्ट है, इनको भी कम से कम इतने दिन तो देने ही होंगे, 22-22 दिन तो देने ही होंगे, 22 डेज या 23 डेज। और अगर हम मान के चलें तो सीसेट की जो कोर्स है या सीसेट का जो सिलेबस है, उसको बेसिक फाउंडेशन के लेवल पर पढ़ने के लिए कम से कम मुझे 90 से 100 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मुझे सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो वही माइंडसेट लेके मैं अपनी तैयारी को शुरुआत करूं। तो अब सबसे पहला एटीट्यूड तो ये डेवलप करना है आपको अपने अंदर आज से ही, कि आपको जीएस और सीसेट की या जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 मान के प्रिपरेशन नहीं करनी। इस पूरे प्रीलिम्स में आपको ये मान के चलना है कि मेरे पास 10 सब्जेक्ट हैं और मुझे 10 को प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक भी सब्जेक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया तो वही सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में फेल करा देगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और उस गलती का जो खामियाजा है वो अपना पूरा 1 साल बर्बाद करके उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी, आपको इस तरह का जो भी एटीट्यूड है वो नहीं रखना। एटीट्यूड जैसा होगा वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है स्पेशली, वैसे वो आपकी सीसेट के बारे में है कि सीसेट की तैयारी कैसे करें, लेकिन सीसेट को मैं जीएस से कनेक्ट करके इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि सीसेट और जीएस 2 अलग पेपर नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इनकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन एक साथ चलती है, पेपर भले ही अलग है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जनरल स्टडीज, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं तो हम इसको एज अ 10 सब्जेक्ट लेके अगर तैयारी करते हैं, ये माइंडसेट से हम तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देंगे। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि जो सीसेट का फाउंडेशन है 2026 का, उसको हमें कैसे स्टार्ट करना है। अगर मैं सीसेट की बात करूं तो जो जीएस पेपर 1 है उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं, 200 अंक के आते हैं, और इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है कि और उसी मेरिट लिस्ट में से आपको क्वालिफाई करना होता है। ऐसे ही अगर मैं जीएस पेपर 2 की बात करूं तो जो जीएस पेपर 2 है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 200 नंबर का होता है। अब बच्चा ये कहता है कि सर इसमें मार्क्स पे मेरिट लगती है और इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ना तो मार्क्स इसके ऐड होते हैं ना ही मार्क्स इसके ऐड होते हैं, बस ये कह सकते हैं कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो वेरी करती है, कभी 80 पर, कभी 85, 90, वो वेरी करती है पेपर के लेवल पर, बट इसमें फिक्स है, इसमें क्या है, फिक्स है कि आपको 33% यानी 66 अंक यानी 66 नंबर लेके मिनिमम आने हैं। उससे ज्यादा भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपको 66 मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप सीसेट में क्वालिफाई कर पाओगे। अब आप एक बात बताइए, क्या ये भी सेम पेपर नहीं है दोनों? अगर मैं क्वालिफाइंग की बात करूं तो हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि ये आपका मेरिट लिस्ट वाला है और ये क्वालिफाइंग है? मेरिट लिस्ट वाला हम इसको तब मानते अगर इसके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड होते, तो ये भी एक तरह से क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। तो हम क्यों दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जो सीसेट है, सीसेट में को जो नेग्लेक्ट करते हैं बच्चे, उसी का खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। और जीएस पेपर 1 में 110 120 नंबर लाने के बावजूद भी सीसेट में जहां की 66 नंबर केवल लाने, बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, जिनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो भी बहुत अच्छी है और वो रिवीजन भी बहुत अच्छे से करते हैं, उसके बावजूद भी वो 66 नंबर नहीं लेके आ पा रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है हमारी स्ट्रेटेजी में, हमारी तैयारी में, जिसमें सुधार की जरूरत है। अब पहली बात तो मैंने बताया कि आपको 10
सब्जेक्ट मान के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। दूसरी बात ये कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो दोनों पेपर को आपको क्वालिफाइंग इन नेचर के नजरिए से कहिए, या आप ये मान के चलें कि दोनों को आपको इक्वल वेटेज देना है। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल डेफिनेटली मैं भी मानता हूं कि जो जीएस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो सिलेबस है वो वास्ट है थोड़ा सा, और यहां अगर सीसेट में मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली कम सिलेबस है यहां पर, तो इसको कंप्लीट करने में भी कम टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो प्रीलिम्स आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं तो अब ये 3 पॉइंट्स पर आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सीसेट का सच क्या है। ठीक, हम तमाम तरह की वीडियोस देखते हैं, इतने सारे मेंटोर्स और इतने सारे टीचर से मिलते हैं, तरह तरह की टॉपर से बातें सुनते हैं, बट रियलिटी क्या है सीसेट की? क्यों इतने सारे बच्चे पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली 2023 के बाद अगर मैं बात करूं तो लाखों स्टूडेंट केवल सीसेट की वजह से प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे। अब ऐसा क्या है, कहां कहां मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या वो गलतियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सीसेट का जो है वो फाउंडेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों उसके क्रैश कोर्स या केवल पीवाईक्यू से क्यों काम नहीं चल सकता, या पीवाईक्यू को नेग्लेक्ट करके केवल फाउंडेशन से काम क्यों नहीं चल सकता। इन तमाम सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीसेट का सच क्या है सीसेट और क्या क्या वो प्रॉब्लम है। तो अगर मैं सीसेट के सच की बात करूं, हम जिसको जीएस पेपर 2 भी बोलते हैं, बट आपको पेपर 1 पेपर 2 में बिफ्रुकेट नहीं करना। आपको क्या मान के चलना है? आपको मान के चलना है कि मेरे पास 10 सब्जेक्ट है तैयार करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये साइलेंट किलर है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि कई बार बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है और थोड़ा सा नेग्लिजेंस की वजह से जीएस पेपर 2 यानी सीसेट में उसका पूरा प्रीलिम्स का गेम ही खराब हो जाता है। तो इसका पता नहीं चलता, लेकिन ये साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर आपको खत्म कर देता है। और जब आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, 1-2 अटेम्प्ट में फेल होते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो ये कॉन्फिडेंस भी तोड़ता है आपका। अब अगर मैं बात करूं सीसेट, ये एक ऐसा पेपर है जो सिलेक्शन आपका नहीं कराएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो एंट्री पॉइंट है वहीं पर आपको स्टॉप कर देगा, रोक देगा। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सीसेट के जो एस्पायरेंट हैं, कई बार क्या होता है कि वो बहुत लेट, मतलब वो सोचते हैं कि बिल्कुल बाद में अंतिम दिनों में हम सीसेट को टाइम देंगे। तो ऐसी कोई भी गलती आप ना करें अगर आप सिंसियर हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सीसेट में जो कॉमन मिस्टेक हैं वो क्या क्या बच्चे करते हैं, तो समझिएगा ध्यान से इन पॉइंट्स को। सबसे पहली बात जो मैंने बताया, जो सबसे बड़ा मिथ है सीसेट के बारे में, कि सर ये तो क्वालिफाइंग पेपर है और इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 10th लेवल का मैथ्स है, कॉमन सी रीजनिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में केवल इंग्लिश पुटअप की जाती है, तो इसको तो हम बहुत आसान तरीके से कर देंगे और 1-2 महीना इसकी प्रिपरेशन करेंगे और बहुत आसानी से सीसेट को निकाल देंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। अगर ये बात सच होती तो पिछले 3 सालों में इतने सारे बच्चे सीसेट की वजह से प्रीलिम्स में फेल नहीं हो रहे होते। अगर मैं बात कहूं कि इसको हम फेब मार्च में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि सीसेट अगर क्वालिफाइंग पेपर है तो जीएस पेपर 1 भी क्वालिफाइंग पेपर है, उसके भी मार्क्स ऐड नहीं होते आपके मेरिट लिस्ट में, फिर हम उसको क्यों इतना वेटेज देते हैं? तो बच्चे कहेंगे कि सर क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। बट जो सीसेट है, वो सीसेट में भी जो 3 पोर्शन है, आज की वीडियो में मैं ये बात भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे जो सीसेट है वो जीएस पेपर 1 मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में या प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन का थॉट है उसमें कैसे हेल्प करता है, ये चीज भी हम आगे बात करेंगे। तो जो सबसे बड़ी गलती है बच्चों की, जो कॉमन मिस्टेक है एस्पायरेंट की, वो ये है कि वो सीसेट को क्वालिफाइंग मान के और उसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एक तो सब। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि फाउंडेशन को स्किप करते हैं बच्चे।
वो कहते हैं कि मुझे फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, मुझे सीसेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं से यूट्यूब में रील से कहीं से एक बात सुन ली है कि सीसेट की तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 10th लेवल का आपका उसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। मैंने कहा इस बात को मैं भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि उसमें 10th नहीं, मैं तो कहूंगा आजकल तो 4th 5th 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। और उसके बावजूद जो आपके ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स हैं, वो बच्चे भी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। अगर मेरी बात गलत लगती है तो आप 2025 का पेपर देख लीजिए, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देख लीजिए, आप उसमें आप किसी अदर टॉपिक के क्वेश्चन देख लीजिए क्वांट के, तो आपको पता चल जाएगा, आईना नजर आ जाएगा कि हम जो क्वांट जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो कैसे हैं, और जो सीसेट की जो थीम है वो वही परसेंटेज के क्वेश्चन पुटअप करेगा, वही नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस पुटअप करेगा, बट उसका जो अप्रोच है वो अलग होगा। अगर वो अप्रोच क्लियर नहीं है ना, तो आपसे वो क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन करना तो दूर, कैंडिडेट वहां क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता कि व्हाट इज द क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फाउंडेशन स्किप करके बच्चा क्या कहता है कि मैं पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू को भी केवल सॉल्व करता है, एनालाइज नहीं करता। पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने से, अगर आपका फाउंडेशन ही कमजोर है, आप नंबर सिस्टम का बेसिक ही नहीं जानते कि बेसिक क्या है, बेसिक से मतलब यहां ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, मुझे रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्मूले लर्न है, मुझे नंबर ऑफ जीरो के बारे में नहीं, वो क्वेश्चन वहां से बनाएगा ही नहीं। वो एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बना रहा है। यूपीएससी आजकल सीसेट में क्वांट सेक्शन के, रीजनिंग सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बना रहे हैं कि उनका एप्लीकेशन कैसे होगा। अगर आप नंबर्स के बारे में भी जानते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, भले ही आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। लेकिन बच्चा क्या गलती कर रहा है, बच्चा वही प्रॉब्लम जो है मार्केट ने क्रिएट कर दी है कि वहां क्या होता है कि भी बार बार जो कैंडिडेट है वो केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उस सॉल्यूशन से क्या होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार पुटअप किया गया वो नेक्स्ट टाइम पुटअप ही नहीं किया जाएगा, जब वो सेम क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होगा, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो थीम है वो रिपीट हर साल होगा। बट उस कंसेप्ट को तो जो कैंडिडेट है वो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। अब जब कंसेप्ट नहीं होता तो बहुत सारे पीवाईक्यूज उसको समझ ही नहीं आते, सॉल्यूशन भी देख लेता है यूट्यूब वगैरह से या किसी बुक से पीवाईक्यू का, लेकिन जब वो सॉल्यूशन को देखता है तो उसका तो फाउंडेशन वीक है ही नहीं। स्टेप नंबर 1 से 2 पर कैसे पहुंचे, ये पॉइंट्स कैसे आया, तो पीवाईक्यू करने से उसका क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है फिर, राइट। अब फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, और जब पीवाईक्यू समझ नहीं आते तो सेल्फ डाउट फील होना शुरू हो जाता है कि जब मैं जीएस पेपर 1 में 110 120 तक नंबर लेके आ रहा हूं, तो इस क्वालिफाइंग पेपर में जिसमें केवल 6th 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, ये मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या समझ रहा है कि उसको बहुत हल्के में ले रहा है और सीधा पीवाईक्यू पर पहुंच रहा है। मैंने कहा पीवाईक्यू पर आपको तब पहुंचना है जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक के बारे में, तो आपको पीवाईक्यू लगभग 20% समझ में आएंगे, क्योंकि सीसेट ने में पेपर की डिजाइनिंग ही वैसी है, क्वेश्चन की डिजाइनिंग ही यूपीएससी ने वैसे सेट की है। उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एस्पायरेंट को फिर सीसेट से क्या लगने लगता है, डर। और ये जो डर है ना, मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिलता हूं तो वो यही कहते हैं कि सर ऐसा नहीं कि हमें मैथ्स नहीं आता, हमें रीजनिंग नहीं आती, हमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है कि वहां पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, और वो क्वेश्चन हमें समझ आएगा वहां जाके या नहीं आएगा, हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सेल्फ डाउट हमेशा हमारे मन में रहता है, और वो जो सेल्फ डाउट है, वो जो कॉन्फिडेंस उनके मन में नहीं आ रहा, उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो बार बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, ठीक। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि जो कैंडिडेट हैं, जनरली मैंने देखा है कि कैंडिडेट बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले लेते हैं लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं करते। जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से वो डरते हैं या उनको अवॉइड करते हैं कि हमें मॉक टेस्ट की जरूरत ही नहीं है सी सेट में।
क्योंकि ये बेसिक है, इसको हम डायरेक्ट एक दो पेपर लगाएंगे और बस डायरेक्ट जाके एग्जाम में इसको अप्लाई कर देंगे। जब आपने किसी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है नहीं, उसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो आप डायरेक्ट एग्जाम में उस 2 घंटे के प्रेशर में मेरे लिए, आपके लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए उसको अप्लाई कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट है उसको उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है, बट उसने उसका रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, उसके मॉक टेस्ट नहीं लगाए। मॉक टेस्ट भी वहां कैसे हो कि जो मॉक टेस्ट आप जिस भी जहां से भी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो आप पीवाईक्यू को केवल एनालाइज करो, या पीवाईक्यू के अलावा अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसका कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, उसमें इरेलीवेंट क्वेश्चंस ना हो। तो आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है, और मॉक टेस्ट भी दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी जो है प्रॉब्लम रहती है कि वो मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन बाद में उसको एनालाइज नहीं करते। एनालाइज करने का मेरा मतलब ये है कि सपोज दैट आपने 80 क्वेश्चन का एक पेपर था सीसेट का, उसमें से आपने 40-50 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए। अब जो क्वेश्चन नहीं हुए या जो क्वेश्चन किए थे वो रॉन्ग हो गए, उनको बाद में हम प्रॉपर एनालाइज नहीं करेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या मुझे इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर ये क्लियर ही नहीं होगा पॉइंट, तो मैं काम किस चीज पर करूंगा, कौन सी गलती पर अपनी काम करूंगा। तो गलतियां रिपीट होती रहती हैं इसी वजह से, और जब गलतियां रिपीट होती रहती है तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कैंडिडेट जो हैं वो 2-3-4 अटेम्प्ट तक बार बार फेल होते रहते हैं। तो सीसेट में प्रैक्टिस नहीं, एनालिसिस नहीं, तो आपका जो प्रैक्टिस है, केवल सीसेट में प्रैक्टिस ही नहीं, एनालिसिस सिलेक्शन दिलाता है। प्रैक्टिस से मतलब मेरा ये है कि केवल आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे, उसका एनालाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो वो है सबसे जरूरी चीज कि आपने प्रिपरेशन भी कर ली, आपने जो है तैयारी अच्छे से कर ली, मॉक टेस्ट लगा लिया, आपने पीवाईक्यू को सॉल्व कर लिया, और उसके बाद आता है आपकी एग्जाम वाला दिन। और उस एग्जाम हॉल में जाके जो 2 कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है बच्चों में, जो मैंने सुनी है, ज्यादातर कैंडिडेट्स मुझे आकर बताते हैं कि उनको प्रीलिम्स में जाके कैसा फील होता है या क्या क्या वो प्रॉब्लम वहां एग्जामिनेशन हॉल में फेस करते हैं। वो 2 कॉमन प्रॉब्लम ये है कि या तो एग्जाम हॉल में जाके वो ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 1, मान लिया सपोज दैट किसी बच्चे का जीएस पेपर 1 अच्छा हो गया, तो वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट में आके या किसी की सुनी सुनाई बातों में आके कहता है कि मुझे 60 अटेम्प्ट करने हैं, 70 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 80। बट अगर पिछले 3 साल का पेपर आप देखोगे तो आप किसी को भी वो पेपर दे दीजिए और 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, 80 क्वेश्चन अगर पहली बार में वो क्वेश्चन देखेगा उनको, वो 80 के में से 60 या 70 क्वेश्चन डुएबल नहीं होते। तो हमें यह भी सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। अगर आप उन 80 में से हमें 33 परसेंटाइल लेके आना होता है अप्रोक्सीमेट, अगर हम 27 क्वेश्चंस भी सही कर दें तो हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बच्चा क्या करता है, ओवर अटेम्प्ट कर देता है कि मैं 50-60 अटेम्प्ट कर देता हूं और उसका एक्यूरेसी क्या है, वो लो है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ओवर अटेम्प्ट करने से ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उससे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए जो आपका अगर पेपर इजी है तो 45 टू 45, और अगर टफ पेपर है आपका या मॉडरेट है तो 35 टू 40 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास अगर आपकी जो रेंज है 35 से 45 क्वेश्चन के बीच में है, भले ही पेपर आपका इजी है, मॉडरेट है या आपका टफ है, तीनों ही कंडीशन में ये एप्लीकेबल है, क्योंकि आपके पास अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 मिनट है क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए, और इतना टाइम किसी भी क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होता है, भले ही वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, क्वांट का हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। हाँ, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी आते हैं। तो अगर आप क्वांट के किसी क्वेश्चन में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के किसी पार्ट में अगर आप 4-5 मिनट तक भी लगा देते हैं तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, वो टाइम वहां पर आपका एडजस्ट हो जाता है। तो ओवर अटेम्प्ट करने से डेफिनेटली बचे, लेकिन ओवर अटेम्प्ट करने से हम बचेंगे कब, जब हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा
और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? जब हमारा ये एटीट्यूड चेंज होगा। ये जो एटीट्यूड बन गया है ना कि जीएस पेपर 2 सीसेट एक क्वालिफाई पेपर है, तो मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको जीएस पेपर 1 या 2 लेके प्रिपरेशन ना करें, आप एज अ 10 सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन करें और उसी हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करें कि कितने दिन में मुझे कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपकी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, आज मैंने 5 पॉइंट लिए थे कि 5 कॉमन मिस्टेक वो क्या है, तो 5 है आपका पैनिक और फियर माइंडसेट। अब ये जो पैनिक और ये जो फियर क्रिएट होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई, जो भी मिस्टेक्स मैंने अभी बताई, अगर आप भी ये मिस्टेक करोगे तो आप पैनिक करोगे ही करोगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वहां पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आई विल डू। अगर 80 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 35-40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करने की मैं कैपेबिलिटी रखता हूं। हालांकि वहां पर एक्यूरेसी लेवल में 100% तो बिल्कुल नहीं कहूंगा यूपीएससी में, बट अगर आपका 80% तक भी एक्यूरेसी है या 90%, 80-90% है, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसी हिसाब से डिसाइड करें। ठीक है? तो पैनिक क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि पैनिक वो इसीलिए करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई कि वो पहली बात तो इसको क्वालिफाइंग मान के चलते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर मान के चलते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है कि वो इसको सीरियस नहीं लेते। इनिशियल लेवल पर ना वो फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं, सीधा ये सोचते हैं कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा और केवल इस एग्जाम को निकाल लूंगा। फिर उनकी यही गलती बाद में क्या होता है, जब टाइम धीरे धीरे एग्जाम का नजदीक आता है तो फिर वो जल्दबाजी में कहीं से कोई क्रैश कोर्स खरीद लेते हैं, और उस क्रैश कोर्स में क्या होता है कि कुछ नहीं, आपका वहां पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे होते हैं, उसमें कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेप्थ तक नहीं बनती। डेप्थ तक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बनानी है तो इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ 3 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, तब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो वहां पोर्शन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ छोटे छोटे पोर्शन है तो उसमें कम टाइम लगेगा आपका। और उसी से आपका जो माइंडसेट है वो फियर के ही ऐसे बच्चे हैं कि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो उस 2 घंटे के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। और प्रेशर वो हैंडल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्वेश्चन को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाद में जब वो घर आके उसी पेपर को देखते हैं तो उसी पेपर में वो क्वालिफाइंग से भी ज्यादा मार्क्स सही करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन अपने उस फियर की वजह से, अपने उस लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की जनवरी से सीसेट को क्यों स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो मैंने कहा कि अगर आप फाउंडेशन बैच कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप फाउंडेशन के साथ साथ ही, जैसे आप 5 दिन फाउंडेशन की क्लास लेते हैं तो 1 दिन सीसेट के लिए भी निकालें। 2 घंटे ही, भले आप फाउंडेशन को 4 घंटे देते हैं, आप सीसेट को 2 ही घंटे दीजिए। अगर पैरेलल आप लेके चलेंगे, जो भी आपका अटेम्प्टिंग ईयर है उस साल या उससे 1 साल पहले, सपोज दैट किसी को 2026 में देना है, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं, जिनको 27, 28, 29, 30 सबके लिए सेम आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप अपने फाउंडेशन के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा टाइम सीसेट को भी दें। बट ऐसे कैंडिडेट की मैं आज बात करूंगा जिनका अटेम्प्टिंग ईयर 26 है और जिन्होंने अभी तक सीसेट को टच नहीं किया है, मतलब सीसेट को देखा ही नहीं है, ये सोच के साइड में कर दिया है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाइंग वाला पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि जीएस पेपर 1 ही नहीं, 2 ही नहीं, जीएस पेपर 1 भी क्वालिफाइंग है, वहां भी मार्क्स ऐड नहीं होते। तो दोनों को आपको इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अब मैंने कहा तो जनवरी से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि जनवरी से आपका मई तक आपके पास 5 मंथ्स हैं अप्रोक्सीमेट, है ना? क्योंकि लास्ट मई में आपका 24 मई को एग्जामिनेशन है इस बार। तो ये जो 5 महीने का टाइम है, इसमें से अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट अगर 2 घंटे की आप हर दिन क्लास करते हैं या वीक में 2 दिन 3 दिन क्लास करते हैं, तो टोटल लगभग मान के चलिए 45 टू 50 डेज में, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊं पूरा फाउंडेशन से यूपीएससी लेवल का, तो 45 डेज, वो चाहे लगातार 45 डेज हो या ऑल्टरनेट आपके हो या वीकेंड पर क्लासेस हो,
लगभग 45 डेज की 2 आवर्स की क्लासेस, मतलब अप्रोक्सीमेट 90 से 100 घंटे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सी सेट को कंप्लीट करने के लिए विद बेसिक कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद लगभग मान के चलिए आपका 30 से 35 घंटे या 40 घंटे उसमें और एड ऑन कर लें तो उसकी जो पीवाईक्यू है, वैसे हमारा जो तरीका है पढ़ने का, या मेरा जो मानना है, या मैं जिस तरह से कराता हूं कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए, उसके सबसे पहले बेसिक अप्रोच को समझिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी के साथ साथ यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन उस पर पुटअप किया है, किस तरह से पीवाईक्यू पुटअप किया है, उसको भी हम साथ साथ ही सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेटर होता है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा, उस पर क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया और उसके तुरंत बाद उसी के जैसा क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पुटअप किया है पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो ये आइडिया लगाना ज्यादा आसान हो जाता है कि किस पर्टिकुलर कुछ टॉपिक से किस किस तरह के सवाल बनते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, क्या वो मेथड फॉलो करता है। मान लिया परसेंटेज टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, नंबर सिस्टम है, रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका एजम्पशन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो कहां से वो किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, ये आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो जनवरी से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि सीसेट जो है ना वो लॉजिक डेवलप करता है, और लॉजिक किससे डेवलप होता है, आपका लॉजिक मींस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यूपीएससी को अगर क्वालिफाई करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप ये बात सुनते भी हैं जनरली कि 25 से 30 क्वेश्चन या मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस ही कैंडिडेट को पता होते हैं प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में। बाकी की जो क्वेश्चंस जिसके बारे में हम अलग अलग कहानियां सुनते हैं कि एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, तो कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई भी जो चीज है वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो केवल क्या है, ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। जो एलिमिनेशन मेथड भी हम बात करते हैं कई बार ऑप्शंस एलिमिनेशन की, तो वो भी एक तरह का क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन से ही क्या डेवलप होता है, लॉजिक। और ये लॉजिक केवल सीसेट में ही नहीं, ये लॉजिक आपकी हेल्प करता है जीएस पेपर 1 में भी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, वापस बोल रहा हूं कि सीसेट केवल आपका पेपर 2 को ही क्वालिफाई नहीं कराएगा, वो पेपर 1 में भी हेल्प करेगा आपके माइंडसेट को वैसा बनाने की। और वो जो लॉजिक है ना, जनवरी से मैं इसलिए कह रहा हूं, फेब मार्च में जो टाइम है वो टाइम कम रह जाता है, और जो आपकी, जैसे मैं किसी यूपीएससी के कोर्स की, मैं जब बच्चों से बात करता हूं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी का कोर्स करना है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यूपीएससी का कोर्स और प्रिपरेशन में डिफरेंस है। अगर आपको कोर्स करना है तो केवल सब्जेक्ट पढ़ने, आपका एनालिसिस जो है, जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपका कोर्स जो है वो तो 11-12 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन विल टेक टाइम। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जो सीसेट है, सीसेट का कोर्स तो मैंने बताया आपको अप्रोक्सीमेट 100 घंटे का है आपका, लेकिन वो जो लॉजिक है वो लॉजिक टाइम मांगता है, लॉजिक डेवलप होने में टाइम लगता है, ऑब्जर्वेशन डेवलप होने में टाइम लगता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस जो है वो रिपीटिशन से आता है, जब चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, उसके कंसेप्ट को आप बार बार समझते हैं। अब रिपीटिशन से मतलब ये नहीं है कि मैंने 10 बार क्वेश्चंस लगा लिए, उसको एनालाइज कितनी बार किया। यहां मेरा रिपीटिशन से मतलब एनालाइज का रिपीटिशन है, क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं है। एनालाइज को कितनी बार आपने रिपीट किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अर्ली स्टार्ट और सेफ प्रीलिम्स, जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं तो उनका प्रीलिम्स भाई सेफ है। इसलिए अगर अभी भी प्रिपरेशन आपको लेके आप सीरियस नहीं है तो प्लीज बी सीरियस। अगर आपका अटेम्प्ट 26 है तो आपको जनवरी फर्स्ट वीक से डेफिनेटली इसी सेट को प्रॉपर, आप 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी है, आपको उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सीसेट फाउंडेशन बैच है जो कि जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, इसमें इसकी जो स्पेशलिटी है ये क्यों अलग है या क्या है ये सीसेट फाउंडेशन बैच 2026। तो पहली बात तो भाई ये क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं है कि हम 45 घंटे में करें पूरा सीसेट कंप्लीट, ऐसे तमाम थंबनेल तमाम वीडियोस हम देखते हैं, तो ये उस तरह का कोर्स बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यूपीएससी कोई जादू नहीं है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना या यूपीएससी निकालना कोई क्रैश कोर्स के भरोसे आप यूपीएससी निकाल ही नहीं सकते।
क्रैश कोर्स का मतलब होता है रिवीजन, जिनको चीजें पहले से आती हैं बस रिवाइज करनी है, वो नए बच्चे के लिए या किसी भी तरह के। उस क्रैश कोर्स का जो मीनिंग है ना, वैसे तो बेसिकली जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके भी किसी काम का नहीं है, जो पहले से पढ़ चुका है। ये शॉर्टकट बैच नहीं है। दूसरी बात कि शॉर्टकट भी जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ें, तो सीसेट पे शॉर्ट ट्रिक नहीं, जैसे मैंने बताया यहां क्या काम करता है, लॉजिक काम करता है। शॉर्ट ट्रिक सारी फेल हो जाती है, यहां ऑब्जर्वेशन बेस्ड। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे भी 6th-7th स्टैंडर्ड का क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते सीसेट के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आता है, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड नहीं है, वनडे एग्जाम जैसा नहीं है यहां पर। तो इस चीज को आप लें कि जो सीसेट फाउंडेशन बैच है उसके ये दो मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इस बैच में हम क्या क्या कवर अप करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे सबसे पहले हम कवर अप करेंगे नंबर सिस्टम, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री क्लासेस डाल रखी है। चाहे तो आप द कोर आईएएस के इसी यूट्यूब चैनल पर सीसेट का पीवाईक्यू सीरीज देख लो मेरा, या आप नंबर सिस्टम की बेसिक फाउंडेशन की वीडियो देख लो। उसमें केवल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि यूनिट डिजिट काम कैसे करता है, ओड इवन कंसेप्ट पर कैसे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं, हमें कैसे सोचना है, यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, वो प्रॉपर माइंडसेट में डेवलप कराऊंगा आपका। तो इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, मतलब जो भी यूपीएससी सीसेट का सिलेबस है 2011 से लेके 2025 तक, जो भी पेपर पैटर्न रहा है उसमें जो भी टॉपिक्स आपसे पुटअप किए गए हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में जो है आपके जैसे यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इसी में ऑर्डर रैंकिंग टेस्ट को भी आप एड ऑन कर सकते हैं। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, इनका वेटेज जो है 0 to 1 क्वेश्चन का है। सिटिंग अरेंजमेंट, अब सिटिंग अरेंजमेंट जो यूपीएससी स्टाइल, मैंने यहां स्पेशली लिखा है यूपीएससी स्टाइल, क्योंकि बैंकिंग में भी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट आती है, उसका लेवल, उसका जो कंसेप्ट है वो अलग है। ये ध्यान रखना, कई सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि वो वनडे एग्जाम की तरह क्वांट पढ़ लेते हैं, वनडे एग्जाम की तरह ही रीजनिंग, और फिर जब सीसेट में जाते हैं तो कहते हैं कि सर हमने तो रीजनिंग की प्रिपरेशन की है, हमने तो क्वांट की प्रिपरेशन की है, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्यों होगा? क्योंकि हर एग्जाम का अपना पैरामीटर है, अपना स्टैंडर्ड है, अपना अलग ऑब्जर्वेशन है। तो यूपीएससी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगती है, ऑब्जर्वेशन मांगती है, केवल आपकी कंटेंट की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो मैटर होगा, इसमें जो कंटेंट होगा वो पूरा यूपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड होगा। जैसे क्वेश्चन यूपीएससी बना रहा है या इन फ्यूचर जैसे पुटअप कर सकता है, वो कंटेंट एकदम रेलिवेंट होगा आपका। स्लोजिज्म टॉपिक है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट जैसे टॉपिक है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस जो हैं कोमल मैम है, वो सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में, सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी और यूपीएससी सीएससी 23 में भी। तो आपके उनकी क्लासेस हैं। अब इसमें भी पूरा हम बुकलेट भी देते हैं आपको, यानी जो कंटेंट है वो कंटेंट भी देखिए। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो केवल रीजनिंग नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि मैं न्यूज़पेपर रीड करूंगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर दूंगा, बट हमें पहले ये तो समझना होगा ना कि बेसिक फाउंडेशन का मतलब क्या है। पहले मैं ये तो समझूं कि यूपीएससी किस स्टाइल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पुटअप करता है। तो पैसेज रीडिंग की टेक्निक्स क्या है, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, और जो पैसेज आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं, एजम्पशन, ये दो जो हैं ये 2025 में सारे के सारे पैसेज, जितने भी टोटल पैसेज थे वो उसमें या तो इन्फ्रेंस पुटअप कर रहा था, क्रैक्स पुटअप कर रहा था, या एजम्पशन ऑफ द ऑथर। तो इन सब दो टाइप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। स्टैटिस्टिक यानी डेटाबेस जो पैसेज आते हैं, कोई मैसेज कन्वे करते हैं, उस तरह के जो होते हैं। इंप्लाइड इन द कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो होते हैं,
कोरोली बेस्ड होते हैं, क्रक्स बेस्ड होते हैं, इतने सारे टाइप्स हैं। ये मैंने अपने पास से भारी भरकम वर्ड नहीं बनाए, या अपने पास से ही मैं नहीं बता रहा हूं। जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो ये सारे टाइप्स के पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां आपको मिलेंगे, बट ये बात आपको कोई बताएगा ही नहीं। बस क्या कहते कहेगा किसी से भी अगर आप पुटअप करोगे कि कुछ नहीं करना, बस अब अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो ठीक है, पैसेज हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैं मानता हूं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका जो एनालिसिस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो उस लेवल का है। ठीक, इसके अलावा इस बैच में हम ये तो सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स का कवर करेंगे। इसके अलावा जो सबसे मस्ट है, जो मैं कहता हूं जिसके बिना यूपीएससी की तैयारी अधूरी है, जिसके बिना आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस निकाल ही नहीं सकते, तो वो है पीवाईक्यू का एनालिसिस। जब तक आप यूपीएससी में भले ही आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में बात करें, या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में बात करें, जब तक आप पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करेंगे, मैं सॉल्यूशन से बात नहीं कर रहा, एनालिसिस से बात कर रहा हूं, उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी से बात कर रहा हूं, उस थीम को आइडेंटिफिकेशन से बात कर रहा हूं, कि आप समझ पाएं कि नंबर सिस्टम पर जब वो सवाल बनाएगा तो किस तरह के सवाल बनाएगा। डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड जब नंबर सिस्टम या परसेंटेज का वो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो उसने किस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, या इन फ्यूचर उस पर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ये है पीवाईक्यू एनालिसिस। तो 2011 से लेके 25 तक, जैसा मैंने बताया, जब आप रीजनिंग, क्वांट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो वही पीवाईक्यू का एनालिसिस, जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका पीवाईक्यू का एनालिसिस मैं वहां पर भी कराऊंगा। और ऐसे बच्चे जिनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, उनके लिए फ्री 10 जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्री यूट्यूब पर लाइव सेशन शाम को 7 बजे, जिसमें हर दिन एक कंसेप्ट और उस पर बेस्ड पीवाईक्यू कैसे यूपीएससी ने पुटअप किए, उसमें पूरा रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट क्वांट सेक्शन और कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पूरा पीवाईक्यू उसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, और यहां पर जो बच्चे इस बैच को लेंगे उसमें भी मैं पूरा एनरोल कराऊंगा। क्वेश्चन सेटर का दिमाग, अब पीवाईक्यू एनालिसिस से क्या फायदा है कि हम क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसके दिमाग को हम पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सेट करेगा। ऑप्शंस की साइकोलॉजी की, ऑप्शन जैसे यूपीएससी कभी भी ये नहीं पुटअप करता विच इज द रॉन्ग, वो पुटअप करता है विच इज नॉट करेक्ट, और ऑप्शंस ऐसे सेट करता है कि करेक्ट वाले सबसे ऊपर रखता है। तो ऑप्शंस की साइकोलॉजी हमें समझनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक गलत आप अगर वो जो एग्जामिनेशन सेट कर रहा है वो केवल क्या करेगा कि आपका एक राइट आंसर डाल देगा और बाकी 3 कोई भी ऑप्शन डाल देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बाकी के 3 जो ऑप्शंस डालेगा ये साइकोलॉजी समझ के डालेगा कि अगर आप उसकी उस गिवन स्टेटमेंट का कुछ और मीनिंग समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हेन टू स्किप, ये जो स्किपिंग मेथड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अगर आप ये नहीं जानते कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, चाहे वो आपके जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट हो या जीएस पेपर 2 के सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब आपको ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहली बात, काफी सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पहली बात तो इसमें रट्टा नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद पीवाईक्यू एनालिसिस ये बैच है। फॉर्मूलों की बम्बारमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी पुटअप ही नहीं करता है, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखता है। ये बात मैं अपने पास से नहीं बना रहा, जब आप पीवाईक्यू को देखोगे, एनालिसिस करोगे तो आप भी इस बात को डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे। तो आपको क्या आनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पीवाईक्यू का एनालिसिस इस बैच में होगा, कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, जैसे यूपीएससी में एग्जामिनर सेट सोचता है वैसे कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सारी स्किल्स आपको इस बैच के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। अब इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, मैंने कहा ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो रिपीटर है, जिसने सीसेट की प्रिपरेशन को नेग्लेक्ट किया हुआ है और पिछले 2-3 बार से उसका सीसेट की वजह से ही यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो रहा,
बट उसको ये चीज एक्सेप्टेंस अगर उसके अंदर है कि हाँ मुझे सीसेट की फाउंडेशन मेरा वीक है, अगर आपको भी लगता है कि मेरा फाउंडेशन वीक है, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस लेवल की नहीं है जो यूपीएससी चाहता है, तो उन सारे बच्चों के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं अपने इस अटेम्प्ट को लेके, उन सारे बच्चों के लिए ये बैच है आपका। सीसेट फाउंडेशन बैच जो है आपका स्टार्ट होगा कब से? आपका ये जनवरी फर्स्ट वीक से। डेट आपकी जो है फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दी जाएगी, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस बैच के बारे में इंक्वायरी चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं नंबर डलवा दूंगा, उस दिए गए नंबर पर, या इंस्टीट्यूट पर विजिट करके भी इस बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जनवरी फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट होगा। बेसिक टू यूपीएससी लेवल चलेगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस होगा, और इसमें रेगुलर टेस्ट और मिनी टेस्ट, जैसे एवरी वीक इसमें टेस्ट होगा, वो जो टेस्ट होगा वो भी आपका यूपीएससी लेवल का ही होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन डाल देंगे उसमें। और जीएस के साथ साथ पैरेलल जो सीसेट की जो स्ट्रेटेजी है, सीसेट का जो ऑब्जर्वेशन है, वो पैरेलल डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी 2026 की तैयारी को लेके, 2026 प्रीलिम्स को लेके सिंसियर हैं और आपको लगता है कि मुझे भी उस तरह के ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, सर सच में मुझे सीसेट में ऐसा ही ऑब्जर्वेशन चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उन सारे बच्चों के लिए ये बैच है। आप में से जो कैंडिडेट चाहें वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे पहले से फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो केवल प्रैक्टिस चाहते हैं, पीवाईक्यू का एनालाइज चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री सेशन है जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।